Hello students, Jyoti Dobhal this side. Today I am going to teach you lesson 3, A Polar Explorer from New Oxford Modern English, which is written by Claire Horsburgh. This chapter is based on Roald Amundsen's life and his achievements. ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये रोआल्ड एमंडसन का जो लाइफ की अचीवमेंट्स है उस पर बेस्ड है, ठीक है. एंड ही वाज द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ एंड नॉर्थ पोल. ये साउथ और नॉर्थ पोल पे जाने वाले पहले दुनिया में पहले व्यक्ति थे, ठीक है. ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर इन द फील्ड ऑफ पोलर एक्सप्लोरेशन. ओके, so now let's get started. Roald Amundsen was born in Norway in 1872. As a child, he read about famous British explorer. He joined as many sports teams as he could and slept with his windows wide open, despite the freezing cold Norwegian winter, so that he would be fit, strong, and ready if he got to the chance to be an explorer. Amundsen's family worked in the shipping industry, but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea. So he देखिए यहाँ तक रोआल्ड एमरसन जो थे उनका बर्थ हुआ था नॉर्वे में 1872 में. नॉर्वे के एक टाउन में हुआ था, इनका टाउनशिप में. ओसलो ओसलो नाम था उसका, ओस्लो, ठीक है. और जब एज अ चाइल्ड ही रीड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर. बचपन में ही इनको जो है बहुत शौक था ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर की आर्टिकल्स पढ़ने का या उनकी जो अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ने का, ठीक है. इनका जो मतलब एक्सप्लोरर मीन्स क्या होता है, देखो एक्सप्लोरर मीन्स होता है डिस्कवर करना, ठीक है, किसी भी नई चीज को खोजना. क्योंकि ये टाइम जो था ना उस टाइम पे ऐसा मतलब ये ऐसा दौर था, ये ऐसा पीरियड था उस टाइम पे कि लोग नई नई जगहों की खोज कर रहे थे. न्यू न्यू सिविलाइजेशन को जो है डिस्कवर किया जा रहा था, नए नए कंट्रीज को डिस्कवर किया जा रहा था, ठीक है. तो उस टाइम पे इनके अंदर भी ये जो मतलब खोज करता यानी कि किसी भी चीज को खोजने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी इनके अंदर, किसी चीज को जानने की. इंस्पायर थे बहुत ज्यादा, किससे? ब्रिटिश एक्सप्लोरर से, ठीक है. तो ये अपनी बॉडी को उस तरह से फिट कर रहे थे कि अगर कभी इनको चांस मिला और कभी इनको एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लोरर बनने मतलब एक्सप्लोरेशन का, तो ये इनकी बॉडी उस तरह से फिट होनी चाहिए, ठीक है. तो देखिए ही ज्वाइंड एज मेनी स्पोर्ट्स टीम्स. इन्होंने बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन की हुई थी. एज ही कुड एंड स्लेप्ट विद हिज विंडोज वाइड ओपन डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेजियन विंटर. अब देखो वहां पे नॉर्वे में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो इन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से ये वो कर रहे थे, फिट कर रहे थे कि बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन की हुई थी कि कहीं पे ट्रेवल करते समय इनको कहीं पे पैदल चलना पड़ गया या कहीं क्लाइंबिंग करनी पड़ गई, तो उस तरह से इनकी बॉडी फिट रहे, ठीक है. और ऐसी ठंड में रहने की आदत की, खिड़की के सामने जाके सो जाना और जहाँ पे मतलब काफी अच्छी ठंड हो, कि ताकि इनको ठंड में रहने का भी मतलब एक होता है ना कि ठंड में रहने की आदत पड़ जाए, ठीक है, बॉडी उस तरह से फिट हो जाए. So strong and ready if he go to the chance to be an explorer. Amundsen's family worked in the shipping industry. इनकी जो फैमिली का जो काम था वो शिपिंग इंडस्ट्री का था, यानी कि सामान इधर से उधर पहुंचाने का. But his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea. उनकी मम्मी को पता था कि वो क्या करना चाहते हैं और उनकी क्या इच्छा है. उनकी मम्मी ने जो है उनकी मम्मी उनको मतलब ये सब करने के लिए मना करती थी, क्योंकि उस समय जो भी ट्रेवलिंग होती थी वो बाय सी रूट ज्यादा होती थी कि कोई चीज को ढूंढने के लिए सी रूट महीनों जो है शिप में वो उनको गुजारने पड़ते थे. और जो समुद्र की उस समय जो मतलब सी रूट जो होता था वो बहुत ही खतरनाक होता था, डेंजरस होता था और लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा वहाँ पे मतलब डेंजर, एक जैसे बोलते हैं ना कि काफी डेंजरफुल था ये लाइफ के लिए. तो उन्होंने उनको मना किया, वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा जो है सी रूट से कहीं भी ट्रेवल करे, तो वो इससे मना कर रही थी उनको, ठीक है. एंड सो सी एनकरेज हिम टू बी अ डॉक्टर. इसलिए उन्होंने उनको एनकरेज किया कि उनको डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लोरर नहीं. तो ही ओबेड हिज मदर्स विशेस. उन्होंने अपनी मम्मी की बात को माना व्हाइल कंटिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर. लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई करने, जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर के लिए, तो उन्होंने जैसे अपनी पढ़ाई करी होगी साथ में एक्सप्लोरर जो उनकी जो आर्टिकल्स पढ़ना, उनकी जो लाइफ अचीवमेंट्स पढ़ना, उसको भी जारी रखा, उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है, उसको छोड़ा नहीं. व्हेन ही वाज 21 इयर्स ओल्ड, जब वो 21 साल के थे तो हिज मदर डाइड. उनकी मम्मी की डेथ हो गई. एमंडसन लेफ्ट यूनिवर्सिटी. उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी को फिर छोड़ दिया एंड बिगेन हिज लाइफ एज एन एक्सप्लोरर. और वो फिर से क्या करने लगे, एक्सप्लोरर बन गए वो, ठीक है. उसके बाद जब मम्मी की डेथ हो गई तो फिर उसके बाद वो जो है एक्सप्लोरर बन गए, उन्होंने अपनी जो है पढ़ाई छोड़ दी. तो देखो यहाँ पे दिया है आपको सम ऑफ एमंडसन्स अचीवमेंट्स कि ही वाज द फर्स्ट टू पास थ्रू द नॉर्थवेस्ट पैसेज
इन द आर्कटिक ओशन, कि आर्कटिक ओशन में नॉर्थ वेस्ट पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता, ठीक है। तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या क्या पास किया, यानी कि वहां से रास्ते से, उस रास्ते से गुजरे जो नॉर्थ वेस्ट मतलब जो आर्कटिक ओशन से जाने वाले ये पहले इंसान थे। He was in the first expedition to reach the South Pole on 14 दिसंबर 1911। ये अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि ये पहले दुनिया के व्यक्ति थे जो कि साउथ पोल पे पहली बार पहुंचे थे और नॉर्थ पोल पे भी पहली बार पहुंचे थे। साउथ पोल पे 14 दिसंबर 1911 को पहुंचे थे और 1926 को ये नॉर्थ पोल पे पहुंचे थे। ही इज रिकॉग्नाइज्ड, इनको पहचाना गया एज द फर्स्ट पर्सन टू हैव रीच्ड बोथ द पोल्स, कि दुनिया में दोनों पोलों पर सबसे पहले पहुंचने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति थे, ठीक है, कि दुनिया में ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो दोनों पोल्स पे पहुंचे, ठीक है। In early expeditions, Amundsen was part of the crew. He was lessons and learned some useful skills. अब देखिए जो इनका पहला जो इनका एक्सप्लोरर 2 था तो उसमें ग्रुप में गए थे, ठीक है, कोई टीम लीडर रहा होगा उसके साथ गए थे। तो जो टीम लीडर रहे होंगे, देखो इनके सीनियर रहे होंगे, ठीक है, काफी एक्सपीरियंस रहे होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ही वॉच्ड, उन्होंने वहां पे देखा, लिसन, उनको सुना, एंड लर्न मतलब सीखा, सम यूजफुल स्किल्स, जो भी यूजफुल टिप्स थे वो उन लोगों से सीखे जो अपने सीनियर्स थे इनके। वंस ऑन अ शिप ट्रैप्ड, अब देखिए यहाँ पे फिर बोला गया है कि एक बार इनकी जो शिप था वो trapped in ice, आइस में इनका शिप फंस गया। He observed how the doctor hunting skill provide the crew with fresh meat and kept them free from scurvy। वहां पे उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स कैसे हंटिंग कर रहे हैं, किस चीज की, मतलब किस तरह से हंटिंग करके अपने लोगों को बचा रहे हैं, क्रू मेंबर्स को, और किस चीज से, स्कर्वी से। स्कर्वी जो है एक डिजीज है। तो अगर वो वहाँ पे जैसे शिप में अगर मीट वगैरह मतलब फ्रेश मीट खाते हैं तो स्कर्वी से बचे रहते हैं, ठीक है। स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी, कि ये एक ऐसा जो डिजीज है विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और इट कैन लेड टू इलनेस, लॉस ऑफ टीथ एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग। इसमें दांत वगैरह जैसे होते हैं ना, लॉस ऑफ टीथ मतलब दांत टूट जाते हैं उनमें, और कई बार जो है बॉडी से इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है कि वो बंद ही नहीं होती है और उसी ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है। When he was 28 year old, जब वो 28 years के थे तो एमंडसन became the leader of expeditions। देखिए तो जो एमंडसन थे वो 28 ईयर में लीडर बन चुके थे अपनी एक्सपीडिशंस यानी कि यात्रा का, अपना जो उनका जो ग्रुप था उसके लीडर बन चुके थे। 21 में देखो इन्होंने स्टार्ट किया था और 28 में यानी कि 7 साल लगे इनको, ठीक है। तो 7 साल का एक्सपीरियंस अब इनके पास भी था आफ्टर 7 ईयर। हाँ, तो अब देखिए विद हिज ओन शिप। अच्छा अब देखो ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। जैसे अब यूएसए जो प्रोनाउंसिएशन उसके हिसाब से अगर इसको देखें तो वहाँ पे ग्योआ बोला जाता है, इसको ग्योआ, ठीक है, ग्योआ। यूके के हिसाब से गजोआ, ठीक। और जो इंडिया है, इंडिया में भी हम जो प्रोनाउंसिएशन है ग्योआ, गेवा, ठीक है। और कई जगह पे इसको जोआ बोला जाता है, जोआ, ठीक है, जी साइलेंट हो जाता है, ठीक। द शिप इज स्टिल, तो अब यहाँ पे उन्होंने अपनी शिप जो है ग्योआ, ठीक। द शिप इज स्टिल ऑन द डिस्प्ले एट द फार्म म्यूजियम इन ओस्लो। यहाँ पर जो इनका शिप था वो अभी भी वहां के इसमें नॉर्वे के, ठीक है, म्यूजियम में, ओस्लो जो टाउनशिप है जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, तो वहां पे म्यूजियम में इनका शिप अभी भी रखा गया है। ओके। From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Goa on the expedition to find a route through the northwest passage। अब देखिए 1903 से लेकर 1906 में एमंडसन ने जो है एक क्रू अपना जो है अपने शिप में, गोवा जो उनका शिप नेम था, उसमें 6 क्रू मेंबर के साथ इन्होंने एक यात्रा शुरू करी अपनी, और जो क्या थी, नॉर्थ वेस्ट पैसेज से होकर गुजरना था इनको। मतलब उस रास्ते से इनको जाना था। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन द नेम ऑफ द सी रूट। नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो है ये सी रूट है, उसका नाम है। थ्रू द आर्कटिक ओशन, जो कहाँ से होकर जाता है, आर्कटिक ओशन में जो है, मतलब ये कहाँ है, थ्रू द आर्कटिक ओशन के अंदर है ये। फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक ओशन, जो कि अटलांटिक से और पैसिफिक ओशन से होकर गुजरता है,
ठीक है। एंड ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर द एरिया इज फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। देखो पोलर जितने भी पोल एरिया है, जैसे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो पोलर रीजन में हमेशा ठंड होती ही है वहाँ पे, क्योंकि फ्रीज जोन उसको माना जाता है ना। सारे साल वहाँ पे जो है बर्फ से ढका रहता है, पूरा बर्फ की मोटी मोटी परत लेयर्स होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ठंडा होता है, फ्रीज जोन है वो। तो ओवर द मोस्ट देखो पैसिफिक ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर द एरिया इज फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम। सारे साल जो है बर्फ से ढका होता है। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इन नॉर्थ ऑफ कनाडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रू। अब देखो कुछ ही टाइम में, मतलब बहुत कम समय के लिए, यहाँ पर जो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि नॉर्थ कनाडा का दिया हुआ है कि नॉर्थ कनाडा में कुछ ही टाइम के लिए बर्फ पिघलती है, थोड़ी सी टाइम के लिए, थोड़ी सी बर्फ हो भी, ज्यादा नहीं। उस टाइम पे जैसे बर्फ पिघलना स्टार्ट होती है तो जो समुद्र में जो ये रुके हुए जहाज होते हैं, यानी कि जो फ्रिज्ड जो होते हैं, जो जो जम जाते हैं बर्फ में, उनको निकलने का टाइम मिल जाता है। उनको टाइम निकलने का टाइम निकल मतलब मिल जाता है थोड़ा सा। वो भी छोटे जो बोट्स वगैरह या जो शिप वगैरह छोटे होते हैं वही निकल पाते हैं उस पैचेस में से, बड़े नहीं निकल पाते तब भी, ठीक है। तो देखो एनफ टू अलाउ वेसल्स, वेसल मतलब छोटी नाव को बोला जाता है, वेसल्स थ्रो। देखो Goa was small enough to pass through these waters and over the shallow areas that would have required bigger ships, ठीक है। तो जिनको जो जहाज था गोवा, उसको भी निकलने का वहां पे टाइम मिल गया क्योंकि वो बहुत बड़ा नहीं था। ड्यूरिंग द विंटर्स, सर्दियों में, when the ship was frozen into ice, the crew was the Inuit people who lived there and picked up the importance Arctic सर्वाइवल स्किल। अब जब इनका सर्दियों में इनका जो शिप था, जब वो भी बर्फ में फंस गया, तो इन्यूट मतलब होता है वहां के आसपास के लोग जो होते हैं ना, ठीक है, इनहेबिटेंट्स होते हैं वहां पे, जो वहां के आसपास के लोग रहेंगे, तो इन्होंने उनसे सीखा कि आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स क्या है, कि वहां पे रहने वाले लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रेवल बाय स्लेज, कि वो वहां पर जो कैरी कर रहे थे, यानी कि जो वहां पे ट्रेवल कर रहे थे वो स्लेज पे कर रहे थे। अब देखो एस्किमो बॉय आपने पढ़ा होगा जैसे छोटी क्लासेस में, तो वहां पे भी क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे कार से या मोटर बाइक से या स्कूटर से कहीं पे जाते हैं, तो जी पोलर रीजन जो भी होते हैं ना, तो वहां पे जो एस्किमो बॉय जो होते हैं या एस्किमोस जो होते हैं, वो जो है स्लेज का यूज करते हैं, वो डॉगी खींचते हैं उसको, जैसे यहाँ पे ब्लॉक कार्ट या टैंगो, ब्लॉक कार्ट या वो होता है ना जैसे बैलगाड़ी या तांगा जो होता है, घोड़ा जिसको खींचता है, तो वैसे वहां पे उसको डॉग कैरी करते हैं, ठीक है, डॉग खींचते हैं, मतलब डॉगीज जो होते हैं वो खींचते हैं, इसको बोलते हैं स्लेज। These were useful on later expeditions to the North Pole. Amundsen also stocked up at the furs to wear, which were much warmer than the woolen clothes he had. अब देखिए यहाँ पर फर, देखो कि एमंडसन ऑल्सो स्टॉक अप द फर। अब उनके पास जो फर थे वो फर कहाँ से थे, जो हंटिंग उन्होंने करी थी फ्रेश मीट के लिए, ठीक है, अपने क्रू मेंबर को बचाने के लिए, स्कर्वी से बचाने के लिए, जो हंटिंग उन्होंने करी होगी ना रास्ते में, तो उन जानवरों की जो स्किन उनके पास रही होगी, तो उसी के फर को वो अपने मतलब ओढ़ लेते थे, किस ठंड से बचने के लिए, क्योंकि काफी गर्म होता है, बाकी जो ब्लैंकेट्स वगैरह रहेंगे तो उनसे तो काफी गर्म होता है वो, ठीक है, तो वो उनका भी यूज करते थे। गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वाज अ चैलेंज। अब नॉर्थ पोल पे जाना उनके लिए एक चैलेंज था। फर्स्ट एमंडसन ट्राइड टू गो बाय शिप बट इट गॉट स्टक इन आइस। पहले उन्होंने शिप से जाना, मतलब शिप से जाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, उनका जो शिप था वो बर्फ में फंस गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही हैड टू थिंक टू अनदर वे टू अचीव हिज गोल। अब गोल मींस उनका जो एम था, जो लक्ष्य था, ठीक है, तो अब उन्होंने दूसरे किसी रास्ते से अपना गोल अचीव करना चाहा, यानी कि अपना लक्ष्य जो उनका था, ठीक है, पोल्स पे जाना, तो वो अब किसी और तरीके से जाना चाहते थे वहां पे। एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय प्लेन। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लेन से जाएंगे, यानी कि एरोप्लेन से। द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 1925, जो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था वो 1925 में किया था, और जो अनसक्सेसफुल रहा था, वाज डेंजरस एंड अनसक्सेसफुल, ठीक है, कि वो उनका जो ये जो फर्स्ट जो अटेम्प्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा, यानी कि वो नहीं हो पाया था, यानी कि 1925 में वो वापस आ गए थे। फाइनली इन 1926 एमंडसन्स मेड इट टू द नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल पे वो कब पहुंचे थे, अगले ही साल 1926 में एमंडसन ने दोबारा से फिर यात्रा की, और फिर से दोबारा से जो है खोज में निकले, और तब वो नॉर्थ पोल पे पहुंचे 1926 में, ठीक है। 3 other people claimed separately to have
to the North Pole before Amundsen's, but all of these have been disputed. अब देखो बाकी जो 3 लोग थे नॉर्थ पोल जाने वाले, और 3 लोगों ने भी ये बोला कि हम लोग भी जो है दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो कि नॉर्थ पोल पे हम गए हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई ऐसा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई तथ्य नहीं था, या आप बोल लीजिए कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे कि वो साबित कर सकते उस चीज को। ठीक है, इनके साथ तो क्रू मेंबर भी गए थे तो सब जानते थे। अब ये जो 3 लोग थे ये प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस बात पे डिस्प्यूट में ना कि ये पता नहीं है कि गए भी थे कि नहीं गए थे, कोई मतलब सच्चाई नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। Amundsen's skill is perseverance made him to the first person to be able to claim that he had been both the poles. He said this his success came from proper preparation and having the appropriate equipments. He said victory awaits him who has everything in order. Amundsen wrote about his experiences in his autobiography, My Life as an Explorer. अब एमंडसन्स बोलते हैं यहाँ पे कि ये जो मुझे सफलता जो मिली है तो ये ऐसे ही नहीं मिली है, मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। फर्स्ट पर्सन टू बी एबल टू क्लेम दैट द हैज बीन टू बी बोथ द पोल्स, कि मैं पहला आदमी तब बना हूँ पोल्स पे पहुंचने वाला। कि कैसे कि हिज सक्सेस कैम फ्रॉम प्रॉपर प्रिपरेशन, तो वो बचपन से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, है ना। आपको इस बुक में फर्स्ट पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि बहुत सारे जो है आपका स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन की हुई थी, बिल्कुल खुली खिड़की के आगे वो सो जाते थे ताकि उनको ठंड का एहसास ना हो, ज्यादा ठंड ना लगे, और वो अपनी बॉडी को उस तरह से फिट करके रखे हुए थे, पहले से बचपन से ही उन्होंने फिट कर रखा था अपनी बॉडी को, कि वो उस तरह से अगर एक्सप्लोर करने का उनको टाइम मिला, चांस मिला, तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, एंड हैविंग एन एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स, ठीक है, और उनके पास सुख सुविधा के जो भी जो उनको जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो चाहिए होंगे साथ में ले जाने के लिए, या जो भी फैसिलिटीज चाहिए होगी वो सब उनके पास थी। ही सेड विक्ट्री अवेट, उन्होंने बोला जैसे बोलते हैं ना कि ही सेड विक्ट्री अवेट्स हिम हु हैज एवरीथिंग इन ऑर्डर, विजय उनकी होती है, यानी कि सफलता वही लोग पाते हैं जो ऑर्डर में रहते हैं। ऑर्डर मतलब जो अपने पहले से निर्धारित, जैसे उनका एक एम था कि उनको क्या बनना, एक्सप्लोरर बनना था उनको, है ना, कि खोजकर्ता बनना था, डिस्कवरी करनी थी किसी नए लैंड की, या नया कुछ करना था उनको, तो उन्होंने पहले से अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखा हुआ था। बचपन से ही उनका एक एम था कि मुझे एक्सप्लोर करना है ना, चीजों को ढूंढना है, तो उन्होंने वही किया। ठीक, एमरसन्स रोड, अब उन्होंने अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम है माय लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। मतलब उन्होंने ये सब चीजें उस टॉपिक पे लिखा हुआ है, सारा का सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हुआ है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। सो one day, two of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed, "There is a Kribu." He pointed to a small black object just as skyline of one of the encircles hill. अब देखिए, एक दिन जो है वो वहाँ अपने डेक के ऊपर, जहाज के डेक के ऊपर खड़े हो रखे थे, उनके साथ दो और थे लड़के, तो उन्होंने बोला कि वहां पे जो है एक कैरिबू दिख रहा है। ठीक है, कैरिबू मतलब एनिमल कोई, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, देखिए, there is a caribou and he pointed to a small black object just on a skyline of one of encircling hills. The other man, who had the best vision of the three, looked steadfastly at the black object for a moment, and then turned to his companion and said, "That caribou walks on two legs." Sure enough, close security confirmed his his quick preparation that this was not a caribou but an Eskimo. वो बोलते हैं कि वहां पर कुछ ब्लैक ब्लैक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है कि वो केरबू है। केरबू मतलब जैसे 4 पैरों पे चलने वाला जानवर को बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता था, तो ब्लैक कलर का उनको कहीं पे दिखा, तो वो बोल रहे हैं कि फिर बाद में उनमें से जो उन तीनों में से जिसकी विजन काफी अच्छी थी, दूर तक देखने वाली, तो वो जब देखता तो कहता कि नहीं, ये केरबू नहीं है, केरबू नहीं है, क्योंकि वो जो है वो 2 पैरों पे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये एस्किमो है। ठीक है, ये केरबू नहीं है, एस्किमो है। सम अदर टू, देखिए कि some other two lag caribous joined the first until 5 figures were outlined against the sky. Then they advanced toward us in a body. I sent the two boys for their rifles, and then the three of us advanced to meet them.
I was in the lead, and behind me came my little army of two. As the Eskimo neared us, we could see they were all armed with bows and arrows. अब वो जो है एक एक करके क्या हुआ कि some other two-legged caribous joined the first until 5 figures were outlined against the sky. अब वो एक एक करके जो है वो कितने थे, 5 लोग थे, ठीक है, ये 3 थे, वो 5 लोग थे, वो धीरे धीरे इनके पास आने लगे, ठीक है। और जब इन्होंने देखा कि अब ये 5 लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इनमें से जो बाकी के 2 थे, इन्होंने अपने जो एमंडसन थे, इन्होंने बाकी साथियों को बोला जाके राइफल लेके आओ, कि कुछ पता नहीं ना वो किस लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पे भेजा और वो सब जो है वहाँ पे मिले, वहाँ पे मीट देम। आई वॉज इन द, ये लीड कर रहे थे, यानी कि ये सबसे आगे खड़े थे, इनके जो 2 दोस्त थे वो पीछे थे, और इन्होंने यहाँ पे बोला कि मी केम माई लिटिल आर्मी ऑफ टू, और इनके पीछे इनकी आर्मी थी, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे है ये देखिए, ठीक है। Eskimo near us, we could see they were all armed with bows and arrows, और उनके पास भी क्या थे, वो हथियार जिसको बोलते हैं ना कि फुल लेस थे, मतलब हथियारों से, हथियार क्या थे, मतलब आर्म क्या था उनके पास, देखो क्या था, बोज एंड एरोज, तीर कमान जिसको बोलते हैं, ठीक है। दिस बिगेन टू लुक लाइक अ टिकलिश सिचुएशन। अब ये जो है बड़ी ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि क्या था कि ये एस्किमो जो थे ना, ये इनको इनकी भाषा पहचानेंगे ना, वो उनकी भाषा समझ पाएंगे, तो वो बड़ी टिकली सिचुएशन, यानी कि मतलब टॉलरेट करना बड़ा ही मुश्किल था इस सिचुएशन को। वी हैड नो वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशंस वेर फ्रेंडली और हॉस्टाइल, कि वो ये भी नहीं जानते थे कि वो यहाँ पे किस लिए आए हैं, उनका जो बिहेवियर है वो हमारे साथ फ्रेंडली होगा या लड़ाई वाला होगा, है ना। सर्टेनली दे वर occupied for war, however there was nothing to do but, नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, there was nothing to do but meet them face to face. The two parties proceeded to within about 15 pace and, अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब जब वो हमारे पास आए और ऐसी सिचुएशन हो रखी थी, हमें पता ही नहीं था कि वो लड़ाई करने आए हुए हैं या दोस्ती करने आए हुए हमारे साथ। तो ये सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब हमें पता नहीं लग रहा था कि फेस टू फेस हम एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। तो टू पार्टीज प्रोसीड विदाउट अबाउट 15, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, here it is, then halted. I then turned to my army and instructed them, एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे ढंग से नहीं दिख रहा है ये, ऑस्टेंसली, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी आर्मी को बोला कि टू थ्रो देयर राइफल्स ऑन द ग्राउंड। उन्होंने अपनी जो बाकी की आर्मी थी, ठीक है, तो उन्होंने अपनी आर्मी, यानी कि जो 2 लोग उनके साथ थे जो राइफल वगैरह लेके आए थे, तो उन्होंने बोला कि अपने जो हथियार है, यानी कि जो अपने आप को सरेंडर करो, यानी कि अपने हाथ से जो आपके आर्म जो वेपन्स रखे हुए हैं आपने, ये राइफल्स वगैरह, इनको नीचे रखो। किसने बोला, ये एमंडसन ने बोला अपने साथियों को। आई देन टर्न टू द एस्किमो, उसका तो एस्किमो की तरफ मुड़े। देयर लीडर सीइंग दिस पैसिफिक मूव, जब उसने ये सब देखा तो इमिटेटेड इट बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स एंड अटरिंग अ कमांड। उसके बाद उन्होंने जो है अपने दोस्तों को सेम यही करने के लिए बोला, अपने लोगों को। दे ओबेड बाय थ्रोइंग देयर बोज एंड एरोज ऑन द ग्राउंड। उन्होंने बोला कि अपने ये हथियार जो आपके पास हैं, ये जो आर्म्ड आपके पास बोज एंड एरोज है, इनको फेंको। आई वाज अनआर्म्ड एंड एडवांस टुवर्ड्स देम, ठीक है। मैं अब, मेरे पास कोई हथियार नहीं था, जो कि मेरे पास बहुत एडवांस थे, मतलब उनके वेपन, उसके पास बहुत एडवांस वेपन थे, है ना। द एस्किमो लीडर ऑल्सो कम आउट अलोन। अब देखो वो क्या करे, एडवांस टुवर्ड्स देम, मतलब उनकी तरफ चले वो सब चीजें फेंकने के बाद अपने जो एडवांस जो उनके पास वेपन थे उनको नीचे गिराने के बाद और आगे की तरफ बढ़े, और एस्किमो का जो लीडर था वो भी उनसे मिलने के लिए आगे की तरफ बढ़ा। It is remarkable how accurately two men can communicate who do not speak a word of common languages, language, and whose whole experience of life seems utterly separated from each other's expressions of the face, not the sake of the head gesture and tones of the voice convey meaning with astonishing accuracy. By these means, I quickly convinced the Eskimo leader that I wished to be his friend, and he reciprocated my wish. Soon we were all friendly and I invited them down to our ship. अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, ठीक है।
अब ये कैसा रहा होगा, इट इज रिमार्केबल हाउ एक्यूरेटली टू मैन, कि वो यहाँ पे अब जो एमेंसन बोल रहे हैं कि ये कितना अजीब मतलब रहा होगा कि दो आदमी जो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं पहचानते, उन्होंने कैसे अपने आपस में एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, यानी कि बातें करी होंगी। एक्सप्रेशन ऑफ द फेसेस, तो उन्होंने कैसे समझा होगा फेस के एक्सपीरियंस से। नोट्स मतलब जैसे सरिलाना बोलते हैं, एंड शेक मतलब ठीक है, सेक्स ऑफ द हेड, नोट्स मतलब ऐसे यूं करना हेड वगैरह, गेस्चर्स एंड टोन्स ऑफ द वॉइसेस कन्वे मीनिंग विद द एस्टोनिश एक्यूरेसी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वो साइन लैंग्वेज जो होती है, तो उसमें इन्होंने अपने एक दूसरे को बातें समझाई, और उसके बाद क्या हुआ, बाय दीज मीन्स आई क्विकली कन्विंस्ड द एस्किमो लीडर, उसका इन्होंने कन्विंस कर लिया उसको, यानी कि मना लिया। ये मनाने का मतलब यहाँ पे कि मतलब उनको ये विश्वास दिला दिया कि हम आपके फ्रेंड हैं, दैट आई विश टू बी हिज फ्रेंड, ठीक है, तो हम आपके फ्रेंड हैं, और मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप लोग हमसे डरिए मत। एंड ही रेसिप्रोकेटेड माई विश, उन्होंने भी इनकी इच्छा जो थी वो समझी, और वो भी क्या हो गया, इनके फ्रेंड बन गए। सून वी वर ऑल फ्रेंडली, और हम सब दोस्त बन गए। एंड आई इन्वाइटेड, और उसके बाद मैंने उनको इन्वाइट किया अपने शिप पे, यानी अपनी शिप पे आने के लिए उनको इन्वाइट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इन जून 1928, एज 55, एमंडसन was traveling in a plane on a rescue mission when it disappeared. जून 1928 में जब वो एमंडसन जो है 55 इयर्स के थे, तब वो किसी रेस्क्यू ऑपरेशन पे जा रहे थे, ठीक है, अपने प्लेन में, और वहां से उनको क्या हो गया, वो वहां से जाते जाते जो है रास्ते में ही गायब हो गए, डिसअपेयर्ड हो गए, यानी कि दिखना बंद हो गया, यानी कि गायब हो गए। एमंडसन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू वेर नेवर सीन अगेन, और जो एमंडसन और उनका जो क्रू मेंबर थे जितने भी, वो उसके बाद कभी नहीं दिखे। The chapter has been completed now. Let's move on the question answer. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, व्हाट डिड एमंडसन्स मदर वांट हिम टू बी, डिड ही फॉलो हर विशेस, ठीक है, तो उनकी मम्मी उनको क्या बनाना चाहती थी कि एमंडसन्स मदर्स वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर, एंड ही फॉलोड हर विशेस, है ना, उन्होंने अपनी मम्मी की इच्छा पूरी करी। What gave Emerson the inspiration to be an explorer? How did they prepare for this as a child and as an adult? अपने आप को बचपन से तैयार कर रहे थे, इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो आप क्या से लिख सकते हैं यहाँ पे, एमरसन वाज इंस्पायर्ड बाय फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर, एज अ चाइल्ड ही प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ एज एन एक्सप्लोरर बाय प्लेइंग अ लॉट ऑफ sports, sleeping with his windows open, and reading about explorers. As an adult, he worked as a ship's crew members, where he watched lessons and learn is useful skills, और जो है आप सच एज हाउ टू प्रिवेंट स्कर्वी, हाउ टू कीप वार्म, एंड हाउ टू यूज डॉग्स टू ट्रेवल बाय स्लेज। तो ये सारा का सारा आपका बुक में ही है, पूरा का पूरा, ठीक है। व्हाट की skill did Emerson learn about survival? Look at the paragraph 4 and 6। अब देखिए वहां पे जो 4 and 6 पे जो आपको दिया हुआ है ना सेकंड पेज पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं ऐसे कि Emerson learn some useful skills, survival skills, जो आपकी बुक में आप वहां से उठा के देख सकते हैं पूरा का पूरा इसको कि but he was also very determined and well prepared. He made sure he knew how to survive before setting off on his own expeditions, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से फोर्थ और उसमें से सिक्स में से जो अपनी तरफ से भी इसको बना सकते हैं, अपनी तरफ से अपने उसमें भी लिख सकते हैं इसको कि what made it difficult to pass through the northwest passage, what helped Amundsen achieve it, ठीक है। तो वेरी कोल्ड टेम्परेचर, सोलो सीज एंड सीज, ये भी पूरा बुक का ही है सेकंड पेज का, ठीक है। Emerson's learn very cold temperature, shallow seas, and sea ice made it difficult to pass through the northwest passage. Emerson's boat Goa helped him pass through it because it was small enough to pass through these water and over the shallow areas, ठीक है। तो ये भी आपका जो है, अब है आपका ई ऑप्शन। What did Emerson get to the North Pole? कब गए थे वो, कब पहुंचे थे, 1926। इसका सिंपल आंसर है 1926, ठीक है। अब है आपका जो है एफ पार्ट। What did Emerson's companion mistake the Eskimo peoples for why? ठीक है, तो इसका आप इस तरह से सकते हैं कि Emerson's companion mistook the Inuit for caribou because they were so far away.
आपका जी ऑप्शन में हाउ डिड एमरसन टॉक टू द एस्किमोज, कैसे उन्होंने बात करी थी। तो एमरसन तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको कि आप जो बुक में ही है ना आपका सारा लिखा हुआ है सब, उसी में से आप इसको जो है सॉर्ट ऑफ कर सकते हो कि एमरसन टॉक टू द एस्किमोज बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन, body language and tone of voices, expressions of the fact, nods and shake of the head, gesture and tones of the voice। आपके पूरे उसमें जो लास्ट पेज है ना, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है सारा का सारा, तो वहीं से आप इसको लिख सकते हैं। नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन आंसर, with the question answer। See you on in the next videos and please subscribe my channel। Okay, thank you, bye।